नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से एक जरह छिड़ी हुई है, एक आंदोलन चल रहा है जिसको हम कृषि आंदोलन के रूप में जान रहे हैं। 3 कृषि कानून लाए गए हैं जिनके ऊपर वाद विवाद चल रहा है। आपने कई सारे न्यूज एनालिसिस और जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो प्रसारित होते हैं वह देखे होंगे, जिनमें जितनी भी समस्याएं हैं या जिन मुद्दों के ऊपर यह आंदोलन चल रहा है उनके ऊपर जरह हो रही है। मेरा मानना है कि इन जराहों में फंसने से पहले क्या वह अधिनियम है जिनके ऊपर यह समस्या उत्पन्न हुई है उनको समझना काफी आवश्यक है। मैं आज आपके साथ उन्हीं फार्म बिल्स को लेकर आया हूं। इनको समझते हुए हम यह भी समझेंगे कि किस हद तक इनमें सुधार की आवश्यकता है, क्या इनमें संशोधन होना चाहिए, और आप इनको समझते समझते यह समझ जाएंगे कि ये कितने अच्छे हैं और कितने कमजोर हैं। चलिए और ज्यादा इस बात को ना बढ़ाते हुए मैं पहले अधिनियम पर चर्चा करता हूं, जो कि है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार समझेंगे, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम है, इसके अर्थ को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो इस फार्म बिल में कही गई हैं। सबसे पहले जो पहला इसका टाइटल के साथ ही नाम जुड़ता है, फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब कृषि उपज। तो सबसे पहले जो ये कृषि उपज खेतों में होती है उसके ऊपर ये फार्म बिल चर्चा करता है। उसके बाद बात आती है ट्रेड एंड कॉमर्स की। यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है ट्रेड, एक है कॉमर्स। समस्या ये है कि समझना थोड़ा सा कठिन है कि ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। ट्रेड वो है जब भी हम कोई भी लेन देन की प्रक्रिया करते हैं और उससे जो लाभ प्राप्त होता है तो यह व्यापार है। मतलब किसी भी वस्तु की खरीद और बिक्री व्यापार है, जहां पे और जितने भी इवेंट्स, जितने भी प्रोसेसेस, जितना भी इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है वह वाणिज्य है, मतलब कॉमर्स है। मतलब जो कृषि की उपज है उसके ऊपर क्या व्यापार और क्या वाणिज्य लगेगा, किस प्रकार के प्रावधान सरकार इस बिल में लाएगी, वह कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगला है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, मतलब संवर्धन और सरलीकरण, मतलब ऐसी नीतियां, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना कि जिससे इसको प्रोत्साहन भी मिले और यह जो पूरे कार्यक्रम हैं, जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, वह सरल तरीके से फार्मर्स के हित में या फिर कृषि उपज के साथ उसका सरल नियोजन हो सके। चलिए हम इसके मुख्य प्रोविजंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से बिंदु इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले इनने कहा है कि एक ट्रेड एरिया सेट किया जाएगा जो कि एपीएमसी मंडीज के बाहर होगा। सबसे पहले हम समझें कि एपीएमसी मंडीज क्या होती हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक मंडियां होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के रूप में जानते हैं। एपीएमसीज में कुछ आड़तीय होते हैं या कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनके पास जाकर जो ये कृषक हैं वह अपना जो उत्पादन है वह बेचते हैं। आड़तियों का कुछ कमीशन होता है और सरकार एमएसपी तय करती है। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जब कहीं भी कोई भी उत्पादन जो कृषि या फार्म से होता है वह किसी अच्छी कीमत पर नहीं बिकेगा तो कम से कम जो सरकार मूल्य तय करती है उस मूल्य पर सरकार उसको खरीदेगी। अब अगला बिंदु कि क्या सरकार सभी फसलों को खरीदती है? नहीं, सरकार सभी फसलों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। 23 फसलें हैं जिन पे वर्तमान में एमएसपी दी जाती है, लेकिन उसमें से सिर्फ प्रोक्योरमेंट मतलब जो उपार्जन है सरकार सिर्फ गेहूं और चावल की फसलों की करती है। अब यहां विवाद यही आया हुआ है कि क्या वजह है कि सरकार एपीएमसी के लिए कोई खास सख्त बिंदुओं का यहां वर्णन नहीं करती। हुआ यह है दरअसल कि सरकार ने जो नए ट्रेड एरियाज बनाने का लक्ष्य रखा है उनको टैक्स फ्री कर दिया है। ट्रेड एरियाज टैक्स फ्री होंगे जिनसे उनको ओपन कंपटीशन से मुक्ति मिलेगी और जो एपीएमसी मंडीज हैं जिनमें कई सारे प्रकार का टैक्स लगता है वह कहीं ना कहीं दब जाएंगी। और पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम किसान इसी बिंदु पर एक तरीके का जो अनशन है, एक तरीके का विरोध कर रहे हैं। चलिए और आगे आते हैं हम। तो ट्रेड एरियाज क्या क्या होंगे? ट्रेड एरियाज होंगे जैसे कि फार्म गेट, कोई भी वेयर हाउस, कोई भी कॉर्पोरेटर्स हैं वह सीधे फार्म पे जाकर चीजों को परचेस कर लेंगे। अब एक और बिंदु आता है, एपीएमसी एक्ट के अनुसार कोई भी जो फार्म प्रोड्यूस है वह सबसे पहले एपीएमसी मंडीज में ही बेचा जाएगा। उनको कोई बिना एपीएमसी मंडी में बेचे
किसी भी कीमत पर कोई जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके हाथ नहीं बेचा जाएगा। यह कानून लाया गया था ताकि किसानों का शोषण ना हो सके। जो पहले एक प्रथा थी कि किसान किसी प्रकार का कर्ज ले लेते थे और जो साहूकार हैं वह उनसे उनके खेत पर जाकर ही सामान खरीद लेते थे और हमेशा वह कर्ज के भार में दबे रहते थे। इससे निजात पाने के लिए सरकार ने एपीएमसी का प्रावधान लाया। तो एक तरीके से एपीएमसी के इस प्रावधान को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है ताकि दूसरे ट्रेड एरियाज को प्रमोशन दिया जा सके। अभी तो सिर्फ हम इनके प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, आगे हम इनके समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। उसके बाद आ गया इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सेल। बात ऐसी है कि आप आज जो प्रावधान है बहुत सारे प्रदेशों में इस पर थोड़ा सा अमल भी लाया गया है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल पर जो कृषि प्रोड्यूस है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि आप जिस ब्लॉक में रहने वाले हो उस ब्लॉक के ही एपीएमसी मंडी में आपका सामान बेचा जाएगा। लेकिन अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके की गुटबाजी हो जाती है। कई बार लोग जो एपीएमसी मंडी के आड़तिए हैं वह रेट तय कर देते हैं और किसानों को बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता। माना जाता है कि अगर 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है तो वहां पर किसानों को वह 6 रुपए का पड़ता है, मतलब किसान उसको 6 रुपए का बेचते हैं और बाकी अलग अलग चैनल से होते हुए वह आम जनता तक 40 रुपए का पहुंचता है। तो इस प्रकार कोई चीज जो किसानों को बहुत सस्ती बेचते हैं वो बहुत महंगी मार्केट में आती है। तो बात यह है कि अभी तक यह अलाउड नहीं था कि आप अपने ब्लॉक के बाहर की किसी मंडी में सामान बेचें, लेकिन अब यह प्रावधान लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जहां पर किसानों को सही दाम मिले वहां पर वह जाकर अपना सामान बेच सके। अब एक विवाद यह भी उठता है कि एक छोटा किसान जो मान लो हिमाचल प्रदेश का है वह क्या मध्य प्रदेश में या साउथ इंडिया में अपना सामान ले जाकर बेच सकता है? बिल्कुल, यह भी एक समस्या है। इसके बारे में भी आगे के जो एक्ट हैं उनमें हम चर्चा करेंगे, जहां पर किसानों का एक संघ बनाने की भी चर्चा की गई है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा गया है कि अगर बहुत सारे किसान हैं तो वह एक संघ बनाकर भी कार्य कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग। इसमें यह प्रावधान किया जाएगा क्योंकि एक घर बैठे किसान को कैसे पता चलेगा कि उसके प्रदेश के या उसके ब्लॉक के बाहर की मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था भी आवश्यक है। जैसे शेयर मार्केट की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, लोग घर बैठे शेयर के भाव पता कर लेते हैं और उसके आधार पर अपनी जो परचेजिंग है वह करते हैं। उसी प्रकार किसान भी अपनी सेल एंड परचेज ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कर सकें, यह एक प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद स्टेट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। क्या रहता है कि जो कृषि है वह स्टेट लिस्ट में भी है और कॉन्करेंट लिस्ट की एक कॉन्करेंट लिस्ट में भी उसके बारे में वर्णन है। तो ये कहा गया है कि जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट और सेंटर के बीच में, तो सेंटर का प्रोविजन, जो सेंटर का लॉ होगा वह स्टेट के ऊपर ओवरले हो जाएगा। तो जो कृषि है यह स्टेट लिस्ट में वर्णित है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन के या किस एंट्री के अंतर्गत कॉन्करेंट लिस्ट में जो कृषि है वह रखी गई है और इसलिए स्टेट के ऊपर सेंटर का डिसीजन हावी हो जाता है। दो बातें होती हैं, जब भी कानून में कोई चीज रखी जाती है तो वहां दो चीजें लिखी जा सकती हैं कि या तो इसके अतिरिक्त कहीं भी लिखा होगा तो मान्य नहीं होगा, और या फिर लिखा होता है कि जैसा कि उस कानून में लिखा हुआ है या उस धारा में लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ये धारा रखी जाएगी। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कृषि कानूनों पर हैं। तो किसी भी प्रकार का स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी ताकि कोई भी सामान है वह इतना महंगा ना हो कि किसान उसको अपने स्टेट के बाहर या किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी बेचे तो उसको बेचने में असुविधा हो या इन्फ्लेशन आए। अगला है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का मुद्दा है। किसानों का कहना है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कोर्ट में होना चाहिए। बात वाजिब भी है। अभी जो प्रोविजन है वह यह है कि एसडीएम के माध्यम से सेटलमेंट होगा। एसडीएम एक कॉन्सिलेशन बोर्ड का गठन करेगा। कॉन्सिलेशन बोर्ड मतलब समझौता बोर्ड का गठन करेगा, जिसमें कुछ सरकारी मुआइंदे होंगे, कुछ दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ लोग होंगे और वह एक डिसीजन सुनाएंगे। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो 30 दिन के अंदर एसडीएम खुद उस विषय को रिव्यू में लेगा और अपना फैसला सुनाएगा। 30 दिन के परांत अगर फिर भी किसान सहमत नहीं है तो कलेक्टर के पास जा सकते हैं। कलेक्टर अपने किसी अधिकारी को नियुक्त करके भी
उस केस का या उस प्रकरण का समाधान कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर के फाइनल डिसीजन के बाद वह किसी भी प्रकार के कोर्ट में जाने के लिए इस प्रकार के केस एलिजिबल नहीं होंगे। जबकि यह कहा गया है कि कलेक्टर को और एसडीएम को सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी। लेकिन किसानों का कहना है कि कई बार जो ऑफिसर्स हैं वह सरकार के दबाव में रहते हैं, तो हमें जुडिशियल प्रोटेक्शन चाहिए। तो यह बात सही भी है। चलिए आगे बात करें। एपीएमसी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि इसके बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स की बात करें हम, तो एपीएमसी का सबसे पहले बेनिफिट यही है कि यह एक ऑक्शन हाउस के रूप में काम करता है, जहां पर किसानों की उपज की बोली लगती है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी रिटेल शॉप्स होती हैं, जहाँ पे आम जनता भी अपने डेली यूज का सामान मतलब सब्जी भाजी खरीद सकते हैं रिटेल शॉप में, मतलब जो थोक मूल्य है उस पर। इसके अलावा यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनका वो कमीशन लेते हैं, और इसके अलावा जो दूर दराज के किसान आए हुए हैं उनके सामान को उनकी गाड़ी से उतरवाने, तुलवाने और बिकवाने में उनकी मदद करते हैं। प्रॉब्लम्स देखें तो कार्टेल हो जाता है। कार्टेल मतलब गुटबंदी हो जाती है। लोग ये तय कर लेते हैं कि हम आज कितना रेट रखेंगे, तो इस प्रकार से किसानों का एक तरीके का शोषण भी होता है। इससे फार्मर्स की इनकम पे असर पड़ता है, मतलब फार्मर्स से वो सस्ते दामों पर खरीद कर और अलग अलग चैनल्स के साथ जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस और जो बिचौलिए हैं उनके हाथ पड़ते पड़ते सामान आम जनता तक महंगा भी पहुंचता है। तो हम एपीएमसीज में रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे। एपीएमसीज में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 23 की 23 फसलें जो कि सिर्फ एपीएमसी में बेची जाती थी, लेकिन समय की मांग के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुछ फसलों को सिर्फ एपीएमसी में बेचने से एग्जम्पशन भी मिला है। अगला सवाल आता है कि क्या एपीएमसी ही महत्वपूर्ण है? एपीएमसी के बिना कृषि उपज की जो खरीद फरोख्त है वह व्यवस्थित नहीं चल सकती? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अगर फसलों को एपीएमसी के बाहर भी बेचा गया है तो वहां सफलतापूर्वक, इवन बिहार का तो बहुत लंबा इतिहास है, लगभग 2006 के आसपास से वहां एपीएमसी मंडीज नहीं है, लेकिन वहां किसानों को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। अगर हम बात करें तो इस प्रावधान के मेरिट्स क्या हैं, जो हमने पहला एक्ट देखा, तो मेरिट की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस डेवलपमेंट का फायदा मिलेगा। मतलब अगर कोई किसान किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस के साथ पैचअप करना चाहता है तो इजीली बिजनेस डेवलप होंगे। किसानों का सामान जो है उसकी मार्केटिंग उनके क्षेत्र के बाहर भी होगी, उससे उनके जो उत्पाद हैं उनका विकास होगा। इंटरस्टेट सप्लाई बढ़ेगी। जैसे कोई चीज शॉर्टेज की वजह से मध्य प्रदेश में या किसी भी नॉर्थ इंडिया की राज्य में महंगी है और वह साउथ इंडिया में बहुत अच्छे तादाद में उत्पादित होती है, तो आज जो मिडिल मैन्स हैं उनके बजाय सीधा अगर किसान किसी तरीके से वह उस खास मंडी में जहां उसकी मांग ज्यादा है वहां पहुंचा देता है, तो इंटरस्टेट सप्लाई भी बढ़ेगी और जो इन्फ्लेशन है फूड चेन में वह भी कम होगा। इसके अलावा बेटर कंपटीशन होगा। मतलब कई क्षेत्रों में जहां एक तरीके की कंपटीशन कम होने की वजह से चीजों के दाम भी ज्यादा रहते हैं और क्वालिटी भी कमजोर रहती है, तो एक बार जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो उन चीजों के उचित दाम भी मिलने लगेंगे। इसके साथ ही नए नए इनोवेशंस को मौका मिलेगा, नए इनोवेशंस होंगे। जो लोग हैं वह कृषि से संबंधित पढ़ाई, अध्ययन और अनुसंधान के प्रति जागरूक होंगे। और एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आज का यूथ एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ना चाहता, जब उसको एक ग्लोबल कनेक्शन मिलेगा, ग्लोबल कॉन्टैक्ट मिलेगा, पूरे देश में वह अपना सामान कहीं भी बेच पाएगा, उसको उचित दाम मिलेंगे और उचित प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसमें भी विकास होगा। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, एपीएमसी को टैक्स के साथ रखा गया है और जो नए ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, नए ट्रेडिंग एरियाज को स्थापित करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनको टैक्स फ्री रखा जाएगा, तो इससे एपीएमसी को कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो है, एक इमोरल कंपटीशन झेलना पड़ेगा और शायद एपीएमसी के लिए ये हानिकारक भी है। कहा जा सकता है, जैसे कि किसान कह रहे हैं कि एपीएमसी मंडीज बंद हो जाएंगी और उनको घाटा होगा, तो बिल्कुल यह बात सही है। एपीएमसी मंडीज अगर इस प्रकार से इनके ऊपर टैक्स रहता है और अदर ट्रेडिंग एरियाज के ऊपर टैक्स नहीं रहता है तो बंद भी हो सकती है। तो यह एक मैटर ऑफ कंसर्न है और गवर्नमेंट को या तो अदर ट्रेडिंग एरियाज और एपीएमसीज दोनों को ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए या फिर एक वाजिब टैक्स दोनों पर ही लगाना चाहिए, ताकि एक समानता के साथ एक सद्भावपूर्ण कंपटीशन डेवलप हो सके।
कहा जाता है कि मतलब जो अभी प्रावधान है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इससे जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कई बार प्रशासन जो है सरकार के दबाव में आकर उचित निर्णय नहीं ले सकता, तो जुडिशियल रिव्यू की भी आवश्यकता यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद कहा गया है कि जो भी बायर होगा वह सिर्फ पैन कार्ड दिखाकर ही सामान खरीद सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के अभाव में कई बार जो ओवरनाइट स्किपर्स होते हैं, जो लोग रातों रात फ्लाई कर जाते हैं, भाग जाते हैं देश से, तो इन लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कई बार फर्जी बना दिया जाता है। तो जो भी बायर है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। इवन अगर गवर्नमेंट और अच्छी स्क्रीनिंग चाहती है तो एक बड़े अमाउंट का जो बायर है किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, किसानों को वो धोखा ना दे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना करे, तो बायर को रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। इवन गवर्नमेंट चाहे तो किसी प्रकार का जो कोलेट्रल डैमेज ना हो, इसके लिए एक अमाउंट का सिक्योरिटी मनी भी जो बायर है जो उसको रजिस्टर्ड करने के साथ साथ उससे रखवा सकती है। किसी प्रकार की ओलिगोपॉली ना हो। ओलिगोपॉली का मतलब कि जो ग्रुप बनाकर लोग दाम डिसाइड कर लेते हैं, तो इससे भी सरकार किसानों को बचाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस और जो टाइम पे चेक्स हैं वह जरूरी है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो जो मैंने आपको बता ही दिया कि एपीएमसी को भी टैक्स फ्री कर दें, या फिर जो अदर ट्रेडिंग एरियाज हैं और एपीएमसी हैं दोनों पर ही टैक्स लगे। जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है। हम एक बार कॉन्सिलेशन बोर्ड की स्थापना करके यह देख सकते हैं कि अगर कोर्ट के बाहर ही समस्या का समाधान हो सकता है तो ठीक, अन्यथा गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल का ही गठन कर सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकता है। और जैसे कि अब तक इतने विवाद के बाद ये बातें प्रकाश में आ गई हैं, गवर्नमेंट इनके ऊपर विचार करने लगी है, और जो ट्रेडर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन भी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज एक एक्ट पढ़ा यह आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हम आगे और 2 एक्ट हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो अब आप समझेंगे कि किन मुद्दों पर जो है बहस गरमाई हुई है, किस हद तक यह कानून गलत है और किस हद तक इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप अपने विवेक से स्वयं निर्णय लें। मेरा काम था आपको वास्तविकता से अवगत कराना। देखते रहिए नॉलेज ब्रूक और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।